नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भले ही अभी उसमें 3 महीने बाद हों, लेकिन चुनाव को लेकर सियासी हलचल, सियासी गहमागहमी अभी से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में 30 सीट जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी के हौसले बुलंद हैं। एमवीए राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों यानी कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को उनके ही गढ़ में उलझाने का प्लान बना रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है। तो साथ ही शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के कई विधायक उद्धव ठाकरे और शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। उधर महायुति के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सीटों के बंटवारे को लेकर भी है, और यही तमाम वजह हैं कि महाराष्ट्र की सियासी हलचल अब यह कहने को मजबूर कर रही है कि इस बार महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र का सियासी अखाड़ा किसने किसको कितना पछाड़ा। लोकसभा रिजल्ट ने बदले महाराष्ट्र में सियासी समीकरण। चाचा भतीजे फिर साथ आएंगे, अब एनसीपी का परचम लहराएंगे। महाविकास आघाड़ी की ढाई चाल, एनडीए निकाल पाएगी समाधान। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल है। टूट फूट, बंटवारे और सीट शेयरिंग से लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों और अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ महाराष्ट्र की सियासत का उबाल बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद 2 साल बीत चुके हैं। उसके बाद पिछले साल ही अजित पवार भी चाचा शरद पवार से बागी हो गए और फिर सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। लोकसभा चुनाव से पहले तक इन घटनाक्रमों के चलते विपक्ष बैकफुट पर दिख रहा था, लेकिन अब हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को 30 सीटें मिलने से हालात बदले और अब राज्य में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव और 12 कैंडिडेट उतार दिए गए। इससे साफ है कि क्रॉस वोटिंग होगी और ऐसे हालातों में दोनों खेमों की ओर से कोशिश है कि अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए और दूसरे के तोड़ लिए जाएं। इस कोशिश में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट ने विधायकों को रखने के लिए होटल की बुकिंग शुरू कर दी। इससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार से ज्यादा बेचैनी इस बार एनडीए खेमे में। इसकी एक वजह यह भी है कि एनडीए के पास ज्यादा विधायक, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास तो अब 1-1 दर्जन विधायक ही बचे होंगे। आपको बता दें कि उद्धव सेना ने मिलिंद नार्वेकर को उतारा है, जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। यही वजह है कि विधायकों को मुंबई से थोड़ा बाहर के इलाकों में रखा जा सकता है और विधायक वोटिंग से ठीक पहले लाए जाएंगे। पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की सियासत में काफी उथल पुथल है। टूट फूट, बंटवारा, सीट शेयरिंग, इसके बाद लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सभी को चौंकाया और अब विधानसभा की सुगबुगाहट ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि कुछ समय पहले ही हुए
लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के बीच जोर आजमाइश हुई थी, जिसमें महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब बारी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है और 100 दिनों के अंदर होने वाले महाराष्ट्र चुनाव के लिए तमाम पार्टियों में रस्साकशी और तैयारी तेज हो गई। महाराष्ट्र की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से राज्य को 5 भागों में बांटा जाता है। मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र। मराठवाड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। लोकसभा में इस बार बीजेपी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहां मराठा आंदोलन ने बीजेपी और शिवसेना का अच्छा खासा नुकसान किया। इस बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल मैदान में उतरे और उन्होंने धमकाया है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया गया तो वो बीजेपी शिवसेना को नुकसान करेंगे। कोंकण में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अच्छी सीट आई, लेकिन उद्धव की पार्टी में टूट के बाद इस बार बीजेपी शिवसेना ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और ठाणे जैसे लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया। कोंकण में ही आने वाले मुंबई की 6 में से 3 सीट उद्धव ने जीती। इस बार कोंकण में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी जीत के लिए सारी कोशिशें करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है और बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष का स्ट्राइक रेट 50-50% का है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपना दबदबा कायम करना चाहती है। उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से की ताकत है, बीजेपी जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथ ले सकती है। विदर्भ कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस क्षेत्र में 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ में कम सीट आने से बीजेपी को अकेले सत्ता में जाने का सपना टूट गया। लोकसभा 2024 के नतीजों में भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ और विदर्भ में कांग्रेस मजबूती से उभरी। पश्चिम महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट होने के साथ राजनीति में सबसे ताकतवर जिला है, जहां शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी की सीधी टक्कर हमेशा होती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी शरद यहां से उभरी। इस बार पश्चिम महाराष्ट्र पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हर कोई ताकत लगाएगा। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सरकार आने वाली है, क्योंकि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 31 सीट का अंतर है और वो हम इजीली कवर करेंगे। लगभग 200 विधायक आज के दिन पे हमारे पास है और सब महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी साथ में मिलकर हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। लोकसभा का जो मुद्दा है वो अलग है, विधानसभा का जो मुद्दा है वो एकदम ही अलग है और यहाँ पर लोकल इश्यूज है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ही सरकार आने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, आज मराठा आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है, ओबीसी आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर केंद्र में सरकार बनती थी किसी समय, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने एक प्रकार से नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर केवल 17 सीट आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब 288 में से 200 से ज़्यादा सीटें महाविकास जीतेगी तो महायुति के पास कम सीटें बचेंगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी 200 से ज़्यादा सीटों को पार करेगी और एक अच्छी खासी स्वस्थ सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। ये सही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की हार हुई है। इस तरह से उनका मनोबल भी डाउन है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो महिलाओं के खाते में 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है मध्य प्रदेश पैटर्न पर, पिछला चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसी योजना के बल पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है। इसका कितना चुनाव में लाभ होगा ये तो आज नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव होने में भी 2 से 3 महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से ही विधानसभा में चुनाव या परिणाम आएंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन महाराष्ट्र की हर पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसी का डंका बजेगा और विधानसभा में लोकसभा चुनाव से हटकर परिणाम आएंगे। महाराष्ट्र में दोनों ही तरफ मजबूत गठबंधन है।
एक तरफ महाविकास आघाड़ी ने यह तय कर लिया है कि तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर तीनों पार्टियों में बात नहीं बन पा रही। संजय राउत का कहना है कि चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से मुख्यमंत्री पर पत्ते नहीं खोले जाने की भी आवाज उठ रही। महाविकास में मतभेद होते हैं। एक परिवार में जब लोग रहते हैं तो खटपट होती है, लेकिन मनभेद नहीं होता, कोई कलह नहीं होती। हमारे महाविकास आघाड़ी में 288 विधानसभा है, तीनों दल में बहुत अच्छी सहमति है। खास करके आदरणीय शरद पवार साहब, उद्धव साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तीनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में समन्वय बनाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुलह होती है, कलह होती है महायुति में। वहीं दूसरी तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर पेंच फंस रहा है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल कहते हैं कि उनकी पार्टी को इस चुनाव में 90 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि अगर दोनों ही पार्टियों को इतनी सीटें मिलती हैं तो बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में खुद बीजेपी के पास 105 विधायक हैं। जागों का जो बंटवारा है वो हमारे नेते करेंगे। जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र जी है, अजित दादा बैठ के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। उनके पार्टी के लोग कतार में है, हमारे संपर्क में है, तो आप ये चिंता मत करो कि हमारे वहाँ जा रहे, उनके यहाँ से हमारे यहाँ आ रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उनको गठबंधन करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करती है तो उनके ऊपर एक जो हमेशा आरोप लगता है कि ये पहले मित्रों को जोड़ती है और जब मजबूत होने के बाद उनको छोड़ती है। आज तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी नुकसान हुआ है या जो भी लाभ होने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। साफ है, महाराष्ट्र की सियासत में एक नई रार शुरू होती दिख रही। सामने 24 का चुनाव है। इस बार लोकसभा नहीं बल्कि विधानसभा की सत्ता का सवाल है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट पहले के मुकाबले थोड़ा बिगड़ा और ऊपर से इसी साल के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का पारा भी अब बढ़ने लगा। महाराष्ट्र में लोकसभा के नतीजों पर एक नजर दौड़ाएंगे तो पता चलेगा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में भी 9 सीटें आईं। तो वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली, तो अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई। महाराष्ट्र की रार 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही शुरू होती, क्योंकि एनडीए सिर्फ 17 सीट ही जीत पाया। यानी महाराष्ट्र के इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ मची थी। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी बंट गई, एनसीपी भी 2 टुकड़े हो गई, चाचा भतीजे के बीच पार्टी बंट गई, शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी बंट गई। पार्टी सिंबल को लेकर इन सभी के बीच तगड़ी जंग चली और 24 के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे से आगे उद्धव ठाकरे निकल गए। यही नहीं, अजित पवार को चाचा शरद पवार ने पूरी तरह से चित कर दिया और नुकसान बीजेपी को भी हुआ। एनडीए में अब टारगेट पर 1 सीट जीतने वाली एनसीपी है। महाराष्ट्र में इसलिए भी सिर्फ टव्वल मची है क्योंकि एनडीए को महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में तो झटका लगा ही है, आगे यानी 3 महीने बाद महाराष्ट्र के चुनाव भी हैं। बीजेपी के सहयोगी दल ये साबित करने में जुटे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने अकेले उन्हें झटका नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को ही हार की वजह बता दिया। एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि लोगों ने 400 पार के नारे के उलट विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की
सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है। एनडीए में मची एक खींचतान विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए खतरे की घंटी, तो विपक्ष को एक बार फिर उनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। After all, what was the reason for saying 400 par, and therefore saying that we have interpreted it wrong is not fair unless they explain to us why they said 400 par, when nobody would have imagined that they could get 400 seats. It's not us, but their own party people, their own party candidates and their own party leaders who said that we want to change the constitution. You can change the constitution with less than 400 as long as you have support of the opposition. भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है वो शिंदे की वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की। रार छिड़ी है। ऐसे में 2024 के चुनाव में पहले दोनों गठबंधन के नतीजों पर नजर डाल लीजिए। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उस पर भी नजर दौड़ा लीजिए। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर पहले बात एनडीए के करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती, जिसमें उसका स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 25% के स्ट्राइक रेट के साथ 1 सीट जीती। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, सबसे ज्यादा 13 सीट जीती और स्ट्राइक रेट रहा 76%। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, 8 जीती और स्ट्राइक रेट रहा 80%। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 44% वोट शेयर मिला। अब 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए वाले यही साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि उनकी हार नहीं हुई, बल्कि खास तबके ने इंडिया गठबंधन वालों को वोट किया। ऐसे में एक तरफ इंडिया गठबंधन में साफ साफ एकता नजर आ रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साथ फिर से चुनावी मैदान में उतरने का न सिर्फ मन बना चुके हैं बल्कि ऐलान भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ एनडीए की मुश्किलें न कम हो रही हैं और न कोई रास्ता नजर आ रहा। लेकिन प्रदेश के मतदाताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह आ गया कि शरद पवार और ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी किसे माना जाए। प्रश्न यह भी था कि पार्टी और परिवार में हुई टूट फूट स्वतः स्फूर्त थी या उसके पीछे किसी ताकत का हाथ था। नियम कानून और दावे प्रतिदावे अपनी जगह होते, लेकिन लोकतंत्र में जनमत अपने हिसाब से बनता बदलता है और आखिरकार जनता ने अपना फैसला दे दिया। इसलिए जनता की राय ही सर्वोच्च और निर्णायक होती। लोकसभा चुनावों में भी कम से कम महाराष्ट्र में इसी सवाल का जवाब खोजा जा रहा था और विधानसभा चुनाव भी मुख्यतः इसी के इर्द गिर्द लड़े जाने के आसार हैं। मुंबई से विनोद जगदाले और इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।